दोस्तों ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स मास्टर क्लास सीरीज के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज के पहले दोनों पार्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इसके कमेंट सेक्शन में जो आपने इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए कमेंट्स किए हैं उसको देखकर मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और इसीलिए हम इस सीरीज की तीसरी वीडियो लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो सीरीज के पहले दोनों पार्ट्स में हमने कई सारे रीजन्स की बात की थी, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की थी इंडो पैसिफिक रीजन की, दूसरे वीडियो में हमने बात की थी बलूचिस्तान, मिडिल ईस्ट और अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की। लेकिन क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हम एक ही वीडियो में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझाएं, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक साथ 10 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि एक तरीके से पूरी मानवता के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप सबको ऑफर कर रहा है अपना प्रीमियम अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन अगले 7 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री। और दोस्तों इसमें आपको मिलेगा सारे ऑनलाइन कोर्सेज और बैचेस का एक्सेस बिल्कुल फ्री, नोट्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स और एक्सेस टू सारी टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बिल्कुल फ्री। तो अभी जाइए और एनरोल करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे नए बैचेस भी जल्द ही शुरू हो रहे हैं और क्योंकि ये ट्रायल ऑफर वैलिड है केवल 3 सितंबर तक। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस आउट मत करिए दोस्तों और अभी जाइए और ये फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नॉर्थ साइप्रस वर्सेस साउथ साइप्रस। दोस्तों साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में स्थित एक आइलैंड नेशन है जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से सिकंदर के जमाने से ही खास रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जंक्शन पर यह पाया जाता है और ये टर्की, ग्रीस, सीरिया, लेबनान, इजराइल और इजिप्ट के बीच स्थित है। लेकिन दोस्तों शुरू से ही साइप्रस पर सबसे ज्यादा प्रभाव टर्की और ग्रीस का रहा है, क्योंकि ग्रीक और टर्किश मूल के लोग यहाँ लंबे समय से रहते आए हैं। दोस्तों आज जो विवाद साइप्रस को लेकर है वो एक्चुअल में ग्रीस और टर्की के बीच की लड़ाई ही है, क्योंकि इस आइलैंड नेशन पर सबसे ज्यादा टर्की और ग्रीस के लोग ही शुरू से रहा करते थे। इसीलिए दोस्तों जब 1960 में साइप्रस ब्रिटिश कोलोनाइजेशन से आजाद हुआ तब ग्रीक और टर्किश समुदायों के बीच यहाँ पे तनाव बढ़ने लगा और 1974 में ग्रीस सपोर्टेड सिप्रियट्स यानी साइप्रस में रहने वाले लोगों ने इस देश को ग्रीस के साथ मिलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस में रह रही टर्किश पॉपुलेशन का सपोर्ट करते हुए यहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया और इसके बाद साइप्रस के नॉर्थ में टर्किश बैक्ड नॉर्दर्न साइप्रस की स्थापना हुई और इस घटना के बाद साइप्रस इफेक्टिवली 2 भागों में बंट गया। साउथ में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो मेनली ग्रीक सिप्रियट्स का हिस्सा है और नॉर्थ में सेल्फ डिक्लेयर्ड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जिसे केवल टर्की ही एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है तो आपको बता दें कि साइप्रस का ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये कई बड़ी ताकतों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। सबसे पहला कारण यहाँ पर है टर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद जो साइप्रस को लेकर कई बार युद्ध की स्थिति तक पहुंच चुका है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के सदस्य हैं और ऐसे में अगर कोई एक देश दूसरे पर हमला करता है तो नेटो के बाकी देशों को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप शामिल होना पड़ेगा, जिससे नेटो कंट्रीज भी ग्रीस और टर्की के बीच पड़ सकती हैं और एक दूसरे के खिलाफ किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉर में भी शामिल हो सकती हैं। नेटो के अलावा दोस्तों साइप्रस में रूस का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी काफी अधिक है, लेकिन इस बीच यूरोपियन यूनियन ने भी इस द्वीप को समर्थन दिया है और इस वजह से कहा जा सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस और यूरोप के बीच टकराव भी बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक शक्तियों के बीच बड़े युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों साइप्रस के पास क्षेत्रीय स्तर पर भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की क्षमता है, क्योंकि इसकी मिडिल ईस्ट से जो प्रॉक्सिमिटी है वो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को और भी बढ़ा सकती है, जो कि ऑलरेडी काफी अनस्टेबल है। और दोस्तों इस तरह से ये साफ है कि अगर साइप्रस का विवाद भड़कता है तो इसमें अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन जैसी कई बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, जो कि एक मैसिव स्केल रीजनल वॉर को जन्म दे सकता है, जिससे हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए। चाइना जापान सेनकाकू कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों इस मेडिटेरेनियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद आइए अब चलते हैं ईस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, जहां कई दशकों से चीन और जापान ईस्ट चाइना सी में कुछ आइलैंड्स के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सेनकाकू नाम का ये 5 आइलैंड्स का ग्रुप, जिसे चाइना दियाओयू कहता है, वो आज ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच टेरिटोरियल बाउंड्री का एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन गया है। आपको बता दें कि इन आइलैंड्स में से हर एक आइलैंड का साइज न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे आइलैंड्स 20वीं सदी से ही चीन और जापान के बीच विवाद की वजह बनते आए हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि चीन और जापान केवल इन द्वीपों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका कारण केवल इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं है, बल्कि इन द्वीपों में पोटेंशियल नेचुरल ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं और साथ ही आइलैंड मेन ट्रेड रूट के पास मौजूद है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फिशिंग भी होती है, जो इन आइलैंड्स को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेनकाकू या दियाओयू द्वीप को ऑफिशियली 1895 से जापान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद छोटे टाइम पीरियड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने इस एरिया को कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से यहाँ के आइलैंड्स पर लोगों का प्राइवेट कंट्रोल हो गया। जिसके बाद 1970 के दशक में इस क्षेत्र में चीन ने हिस्टोरिकल राइट्स का हवाला देते हुए सेनकाकू या दियाओयू आइलैंड पर दावा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दावे ने चीन और जापान के बीच संघर्ष का रूप साल 2012 में तब लिया जब जापान ने इन द्वीपों को प्राइवेट ओनर से खरीद लिया। इसके बाद इन द्वीपों पर आज जापान अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है, जिसे लेकर चीन बार बार विवाद करता रहता है। ऐसे में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा दोस्तों कि ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में एक बड़ी वॉर की चिंगारी बन सकता है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीते कई सालों से चीन और अमेरिका के बीच कड़ी कंपटीशन चल रही है, और अगर इसी बीच चीन इन आइलैंड्स को लेकर जापान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या उस पर हमला करता है, तो अमेरिका और जापान की करीबी साझेदारी की वजह से अमेरिका डायरेक्ट रूप से इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो सकता है। और दोस्तों, ये बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 2014 में अमेरिका ने भी ये बात स्पष्ट की थी। 2014 में अमेरिका ने यह स्पष्ट किया था कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को भी कवर करती है, और ऐसे में सेनकाकू आइलैंड्स पर हमला अमेरिका खुद पर हमला मानेगा। यानी अगर इन आइलैंड्स को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में जंग होती है तो इसमें और भी बड़ी पावर शामिल हो सकती है, जैसे कि एक बड़ा रोल इसमें रशिया भी प्ले कर सकता है, क्योंकि एक तो रशिया चीन का एक क्लोज एलाई है, और दूसरा क्योंकि जापान के साथ रशिया का भी ऐसा ही टेरिटोरियल डिस्प्यूट दूसरे आइलैंड्स को लेकर है, जो अपने आप में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और आइए अब उसी कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। नंबर 3, रशिया जापान आइलैंड्स कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया और जापान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक चीन और जापान के कॉन्फ्लिक्ट जैसा ही है, और जापान और रूस दोनों नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कुरील आइलैंड्स या कहें कि कुरील आर्किपेलगो के कंट्रोल को लेकर दशकों से संघर्ष करते आ रहे हैं। 4 आइलैंड्स का ये ग्रुप जापान के सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड होकाइडो के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर मौजूद है, और ये 19th सेंचुरी से ही जापान के कंट्रोल में रहा है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी, उसके पहले ही सोवियत यूनियन ने कुरील आइलैंड्स पर अटैक कर दिया और पूरे आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। जापान का कहना है कि लगभग 17,000 जापानी लोगों को इन द्वीपों से जबरदस्ती निकाला गया था, और रूस ने बिना किसी लीगल बेस के पीस ट्रीटी पर साइन करने से इनकार कर दिया था, और तभी से ये आइलैंड जापान के एकदम करीब होने के बावजूद भी रूस की टेरिटरी है, जिस वजह से जापान और अमेरिका दोनों देश रशिया की इस प्रेजेंस से काफी अनकंफर्टेबल हैं। खैर, 2016 में एक बार के लिए ऐसा लगने लगा था कि इन दोनों देशों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया है, क्योंकि दोनों ही देशों ने इन आइलैंड्स पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे टूरिज्म को वीजा फ्री कर दिया था और सिचुएशन स्मूथ होने लगी थी। लेकिन फिर आज जो जापान और रूस एक दूसरे के सामने दुश्मन बने बैठे हैं, उसका कारण है शिंजो आबे, जिनको 2022 में असैसिनेट कर दिया गया था, उनका इस आइलैंड ग्रुप को बांटने का प्रस्ताव। शिंजो आबे ने 4 आइलैंड्स में से 2 जापान को देने और 2 रूस के पास रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पुतिन ने ठुकरा दिया था, और उसी के बाद से जापान रूस के हर मूव के अगेंस्ट काम कर रहा है, और आज दोनों देश एक तरह से अपनी पुरानी राइवलरी को दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों, इसका रिजल्ट यूक्रेन रशिया वॉर में भी देखने को मिला है, क्योंकि जब यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया था, तब जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा यूक्रेन में वॉर जोन का दौरा करने वाले पहले जापानी नेता बने थे, जिससे रूस नाराज हुआ और उसने जापान को आगे सीरियस प्रॉब्लम की धमकी दे दी। लेकिन इसके बावजूद जापान ने न सिर्फ यूक्रेन को हाईटेक वेपन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, बल्कि जापान ने यूक्रेन को $4.5 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट देने का भी दावा किया है। और ऐसे में इन 4 आइलैंड को लेकर आज रूस और जापान एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, और अगर आगे जाकर जापान जरा भी नुकसान रूस को पहुंचाता है तो भले ही अमेरिका का सपोर्ट हो, रूस जापान पर हमला करने से नहीं रुकेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में इस वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों, बात रूस की हो ही रही है, तो चलिए मैं आपको एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता हूं, जो कुछ सालों में रूस यूक्रेन वॉर की तरह ही एक नए वॉर की शक्ल ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रशिया जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नंबर 4, रशिया जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया और जॉर्जिया दोनों ही एक्स सोवियत मेंबर्स हैं, लेकिन जॉर्जिया हमेशा से ही सोवियत यूनियन का विरोध करता था, जिस वजह से जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो जॉर्जिया ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। मगर यहाँ पर दोस्तों, रशिया को जॉर्जिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पता थी, और क्योंकि जॉर्जिया रूस के साथ एक डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए रूस हमेशा से ही जॉर्जिया को वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, और इसीलिए उसने जॉर्जिया पर मौका मिलते ही हमला कर दिया। दरअसल दोस्तों, 1991 में आज़ादी
के साथ ही जॉर्जिया में सिविल वॉर शुरू हो गया और इसी को देखते हुए रूस ने 1992 में जॉर्जिया पर हमला कर दिया और साथ ही अपने बॉर्डर से सटे जॉर्जिया के दो प्रमुख राज्यों अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया को रशिया ने जॉर्जिया के कंट्रोल से अलग करते हुए इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 2008 में जॉर्जिया ने साउथ ओसेटिया में अपनी सेना भेजकर इस इलाके पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश की और जॉर्जिया का मानना था कि ये उसका कानूनी हक है और इसीलिए उसने वहां पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन रूस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना और तुरंत प्रतिक्रिया दी और रूस ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेना भेजी और जॉर्जिया पर हमला कर दिया। इस हमले में रूस ने जॉर्जिया के कई हिस्सों पर बमबारी की, जिससे जॉर्जिया की सेना को पीछे हटना पड़ा और इन्हीं दोनों स्टेट को लेकर आज भी रशिया और जॉर्जिया एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं, जिस वजह से बीते कुछ सालों में जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन के करीब आ गया है और दिसंबर 2023 में यूक्रेन वॉर के दौरान ही ईयू ने जॉर्जिया को अपनी मेंबरशिप भी ऑफर कर दी है, जिससे रूस को अब डर है कि जॉर्जिया आगे चलकर नेटो में भी शामिल हो सकता है। और अब जैसा कि हम सबने देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद से ही वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जताई जा रही है और अभी तक भी दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर रूस एक और फ्रंट पर वॉर शुरू कर देता है तो इससे वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं और भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, रूस के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आइए अब इंडियन ओशन में चलते हैं, जहां चागोस आइलैंड को लेकर एक ऐसा विवाद चल रहा है जो कभी भी वर्ल्ड पीस को खतरे में डाल सकता है, जो आज करंट कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 5, चागोस आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चागोस आर्कीपेलगो इंडियन ओशन में मॉरिशस के पास मौजूद 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट सुनने में तो एक छोटे आइलैंड का कोई छोटा मोटा झगड़ा सुनाई पड़ता है, लेकिन इसमें कई बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है जो इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक हॉट टॉपिक बना देती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब ब्रिटेन ने मॉरिशस की आज़ादी से ठीक पहले चागोस आर्कीपेलगो को मॉरिशस से अलग कर दिया था। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर के किसी सबसे अच्छे कमरे को किसी और ने लेकर किराए पर दे दिया और आपको बाद में पता चला कि ये कमरा अब आपके घर का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, हुआ ये था कि 1966 में ब्रिटेन ने इन आइलैंड्स को अमेरिका को 50 साल के लिए किराए पर दे दिया था और फिर अमेरिका ने डिएगो गार्सिया पर इंडियन ओशन में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि इसके लिए चागोस के असली निवासियों को जबरदस्ती यहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया गया और करीब 2000 लोग, जिनका इन आइलैंड्स पर घर बार था, अपने घर से बेघर हो गए और आज भी अफ्रीका, ब्रिटेन और मॉरिशस में अजनबी की तरह रह रहे हैं। दोस्तों, ये मामला 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचा, जिसने ये साफ कह दिया कि ब्रिटेन का ये कब्जा गैर कानूनी है और चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस को लौटा देना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने इस फैसले को ये कहकर खारिज कर दिया कि डिएगो गार्सिया पे अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और दोस्तों, आइए अब चलते हैं करंट सिचुएशन पर। अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया का मतलब है एक ऐसी जगह जहां से वो मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका पर नजर रख सकता है और यहाँ चीन, जो पहले से ही साउथ चाइना सी में पांव पसार रहा है, वो चागोस आइलैंड के इस मुद्दे को हाथ में लेकर अमेरिका को टक्कर दे सकता है। चीन मॉरिशस का समर्थन कर रहा है और अगर वो इसमें कामयाब होता है तो इससे इंडियन ओशन में उसका दबदबा बढ़ सकता है और यहाँ से ही दोस्तों कहानी मजेदार हो जाती है। दोस्तों, इंडिया जो हमेशा से ही इंडियन ओशन में अपनी सुरक्षा को लेकर चौकस रहता है, वो भी अमेरिका की मौजूदगी को इस रीजन के लिए अच्छा मानता है। लेकिन हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस को समर्थन देने का वादा किया है, मतलब कि इंडिया के लिए थोड़ा ट्रिकी है। भारत को मॉरिशस की भी मदद करनी है, जो हमारा करीबी दोस्त है, और साथ ही अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बनाए रखने हैं। इसी बात पर डॉक्टर एस जयशंकर का स्टैंड है कि मॉरिशस का अधिकार है कि उसे अपने द्वीप वापस मिले, लेकिन साथ ही भारत ये भी चाहता है कि डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का बेस भी बना रहे ताकि चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस किया जा सके। अब सोचिए कि अगर ये विवाद शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझा तो क्या होगा। चीन और रूस मॉरिशस के पक्ष में खड़े होकर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकते हैं और अमेरिका और ब्रिटेन अपने इस बेस को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो इसे एक स्ट्रैटेजिक एसेट मानते हैं। अगर ये विवाद बेकाबू हो जाता है तो ये सिर्फ एक द्वीप का झगड़ा नहीं रहेगा, बल्कि ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर हालात बेकाबू हुए तो वर्ल्ड पावर्स के बीच इस छोटे से विवाद के चलते एक नया टकराव शुरू हो सकता है। अब दोस्तों, चीन का जिक्र हो ही गया है तो आइए चीन से जुड़े उन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं जिन पर अक्सर बात तो नहीं होती, लेकिन वो अपने आप में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए काफी हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है नंबर 6, चाइना भूटान कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना और भूटान के बीच का डिस्प्यूट असल में इंडिया और चाइना के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का ही एक सिनोनिम है। भूटान एक छोटा लेकिन खुशहाल देश है जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मगर दिक्कत यह है कि उसकी खुशहाली पर चाइनीज नजर लग गई है। भूटान चीन के साथ 477 किलोमीटर तक की सीमाएं साझा करता है
और इसी वजह से अक्सर चीन भूटान के बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ करने या उन इलाकों को अपना बताने का काम करता है, जिसका विरोध भूटान इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं है, लेकिन उसकी सीमा की अहमियत काफी ज्यादा है, खासकर भारत और चीन के बीच के समीकरणों को देखते हुए। करंटली चीन ने भूटान के कुछ इलाकों पर अपना दावा ठोक रखा है, जिसमें पश्चिमी और उत्तरी हिस्से शामिल हैं, और इसका असली मकसद है भूटान के जरिए भारत पर रणनीतिक दबाव बनाना। 2017 में डोकलाम विवाद ने दिखाया कि कैसे चीन अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश में है, और डोकलाम भूटान का इलाका है, लेकिन ये भारत के लिए बेहद संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके पास स्थित है, और ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। और इसी कारण जब चीन ने यहाँ सड़क बनाने की कोशिश की तो भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सैनिक भेज दिए, जिससे 73 दिनों तक यहाँ तनाव बना रहा था। हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन अब भूटान के इलाकों में गांव बसा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जिससे उसकी घुसपैठ और बढ़ रही है, और भूटान के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो चीन का विरोध कर सके, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा भारत पर है। अगर चीन ने आक्रामकता दिखाई तो भारत का दखल जरूरी होगा, जिससे भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ सकता है, और ये टकराव एक लार्ज स्केल रीजनल वॉर का भी रूप ले सकता है। और दोस्तों, चीन और भूटान के बाद आइए अब बात करते हैं चीन और वियतनाम के डिस्प्यूट की। नंबर 7, चाइना वियतनाम डिस्प्यूट्स। दोस्तों, चीन और वियतनाम के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी 2 आइलैंड ग्रुप्स ही झगड़े की वजह है। स्प्रैटली और पैरासेल नाम के ये आइलैंड ग्रुप्स साउथ चाइना सी में चीन और वियतनाम के बीच में मौजूद हैं, और इन आइलैंड्स का इशू ऐसा है कि जैसे 2 बच्चे एक ही खिलौने के लिए झगड़ रहे हो। लेकिन बात यहाँ थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं चीन और वियतनाम, और इनका खिलौना है 2 छोटे लेकिन स्ट्रैटेजिक आइलैंड्स, जहाँ सिर्फ समुद्री तट या सुंदर नज़ारे ही नहीं बल्कि तेल और गैस के भंडार भी छुपे हुए हैं, और साथ ही ये मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट के भी बीच में पड़ते हैं। पैरासेल आइलैंड्स की बात करें तो इस पर 1974 में चीन ने वियतनाम से लड़ाई करके कब्जा कर लिया था। हालांकि वियतनाम ने 1982 में यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी के आधार पर इन आइलैंड्स पर अपनी संप्रभुता के अधिकार को कायम रखा है। वियतनाम लगातार इन आइलैंड्स पर अपनी दावेदारी दोहरा रहा है, और हाल ही में जब चीन ने अपनी नौसेना के हॉस्पिटल शिप को पैरासेल आइलैंड्स के पास तैनात किया तो वियतनाम ने इसका कड़ा विरोध किया, और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। इसी तरह स्प्रैटली आइलैंड्स का मामला और भी उलझा हुआ है, क्योंकि सिर्फ चीन और वियतनाम ही नहीं बल्कि फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन चीन ने अपनी सैन्य और नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया है, और यहाँ भी चीन का सबसे बड़ा विरोधी वियतनाम ही है। और दोस्तों, अब यहाँ सवाल उठता है कि इससे वर्ल्ड वॉर जैसा बड़ा खतरा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी एक ऐसी जगह है जहाँ से दुनिया भर का एक बड़ा व्यापारिक मार्ग निकलता है, और चीन ये समझता है कि अगर ये आइलैंड्स उसके कब्जे में रहेंगे तो वो इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बना सकता है। लेकिन अगर वियतनाम और चीन के बीच ये संघर्ष बढ़ जाता है तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी वियतनाम का साथ देने के लिए उतर सकते हैं, जो कि सीधे सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। चीन और वियतनाम के बाद आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। नंबर 8, पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इसी साल मई जून के महीने में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान से सटे इलाकों में दर्जनों मिसाइलें दागी गई जो लोगों के घरों पर जा गिरी, जिसके बाद से इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर जब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के करीबी थे तो पाकिस्तान तालिबान लेड अफगानिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है, और क्यों तालिबान सपोर्टेड तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले कर रही है। ये हमले इस कदर बढ़ गए हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बिना किसी डायलॉग के अफगानिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह है डूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर विवाद एक पुराने घाव की तरह है जो समय समय पर उभर आता है। दोस्तों, डूरंड लाइन एक 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। हालांकि अफगानिस्तान ने इस लाइन को कभी मान्यता नहीं दी और वो इसे एक फेक डिवीजन मानता है। उनका कहना है कि इस रेखा ने पश्तून कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है जो कल्चरली और हिस्टोरिकली एक थे। अफगान सरकार का यह दावा है कि डूरंड लाइन एक टेम्पररी बॉर्डर लाइन थी जो ब्रिटिश राज के समाप्त होने के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ऐसा मानता है कि ये लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और वो इसे अपनी सॉवरेनिटी का एक हिस्सा मानता है। पाकिस्तान कहता है कि 1947 में भारत से अलग होने के बाद उसे ब्रिटिश इंडिया की सभी सीमाओं का सक्सेसर माना गया और इसीलिए डूरंड लाइन वैलिड है। और इसी लाइन को लेकर आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है जो आर्म्ड अटैक्स का भी रूप ले चुके हैं। और ऐसे में साउथ एशिया में उभरता हुआ ये इशू इस इलाके के पीस को एक बार फिर से खत्म कर सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद आइए 2 और इस्लामिक कंट्रीज के आपसी संघर्षों पर नजर डालते हैं जो बीते कुछ सालों से काफी बढ़ गया है।
नंबर 9, सऊदी कुवैत कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज का वो जोन जिसे न्यूट्रल जोन कहा जाता है। ये क्षेत्र लगभग 5,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 30 बिलियन बैरल ऑयल और 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस की प्रेजेंस है जो कुवैत और सऊदी अरब के बॉर्डर का हिस्सा है। दोस्तों, इस डिस्प्यूट की शुरुआत 1922 में हुई थी जब ब्रिटिशर्स ने इन दोनों देशों की सीमाओं को डिसाइड किया था और उसी दौरान इस न्यूट्रल जोन को अंग्रेज किसी भी एक देश में पूरी तरीके से नहीं बांट पाए, तो इस क्षेत्र को म्यूचुअली दोनों देशों ने मैनेज करना शुरू किया। साथ ही उनसे ये कहा गया कि यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों देश आपस में बांट लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था जब तक कि 1950 के दशक में इस जोन के नीचे छिपे तेल के भंडार का पता नहीं चला। जैसे ही इस खजाने की खोज हुई दोस्तों, दोनों देशों की आंखें चमक उठी, लेकिन खुशियों का ये दौर ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत के बीच इस तेल पर अधिकार को लेकर तनाव बढ़ने लगा और शुरुआत में दोनों देश इस इलाके में ऑयल प्रोड्यूस करके उसका प्रॉफिट आपस में शेयर किया करते थे। लेकिन ये तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब 2014 में सऊदी अरेबिया ने अचानक न्यूट्रल जोन में आने वाले खवजी ऑयल रीजन में ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया। सऊदी सरकार ने एनवायरमेंटल रीजन का हवाला दिया, लेकिन कुवैत ने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन माना और उसके बाद 2015 में वफरा तेल क्षेत्र में भी उत्पादन बंद कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। सऊदी अरेबिया का यहाँ कहना था कि उसे इस क्षेत्र पर अधिक नियंत्रण चाहिए क्योंकि वो अपने तेल उत्पादन को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है और दूसरी ओर कुवैत इसे अपने सॉवरेन राइट्स का हनन मानता है और चाहता है कि दोनों देश इस इलाके का मैनेजमेंट म्यूचुअली करें जैसा कि पहले तय किया गया था। लेकिन सऊदी अरेबिया इसे लेकर राजी नहीं है और हालांकि 2019 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत उन्होंने न्यूट्रल जोन में तेल उत्पादन को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस समझौते के बावजूद इस विवाद का पूरी तरीके से समाधान नहीं हुआ। उत्पादन तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी सपोर्ट की कमी अभी भी बनी हुई है जो कभी भी फिर से सऊदी और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कर सकती है। क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत दोनों ही ओपेक के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं दोस्तों, तो ऐसे में उनका ऑयल प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ता है और इसमें तीसरी पार्टी का इंटरफेरेंस होता है तो इससे गल्फ कंट्रीज में अस्थिरता और बढ़ सकती है और जिसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर देखने को मिलेगा और इससे एक ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का खतरा पैदा हो सकता है। और दोस्तों, अब चलिए आज की इस वीडियो के आखिरी कॉन्फ्लिक्ट में हम कुर्दिस्तान संघर्ष के बारे में जानते हैं। नंबर 10, कुर्दिस्तान। दोस्तों, कुर्दिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो टर्की, इराक, ईरान और सीरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर रहने वाले कुर्द लोग हमेशा से एक स्वतंत्र देश की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये स्वतंत्रता मिली नहीं है और यही इस विवाद की जड़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1920 में कुर्दिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का प्रस्ताव ट्रीटी ऑफ सेवरेस में रखा गया था और इस ट्रीटी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 10 अगस्त 1920 को फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और अन्य सहयोगी देशों और टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के बीच साइन किया गया था और ट्रीटी ऑफ सेवरेस के तहत कुर्दिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव था। लेकिन यह प्रस्ताव केवल एक कागजी योजना ही थी और इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया क्योंकि 1923 में ट्रीटी ऑफ लुआसेन के तहत टर्की के नए गणराज्य ने अपनी सीमाओं को स्थिर किया और इससे कुर्दिस्तान का इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का सपना टूट गया। और दोस्तों, इसीलिए टर्की में कुर्द लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कई बार आवाजें उठाई, लेकिन टर्की की सरकार ने उसे बेहद ब्रूटली दबाने की कोशिश की। इराक में कुछ हद तक कुर्दों को स्वायत्तता मिली है, लेकिन वो अभी भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और ईरान और सीरिया में भी कुर्द लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में जब भी कुर्द लोग स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो इससे उन देशों में समस्याएं पैदा हो जाती हैं जहां वे रहते हैं। जैसे टर्की और सीरिया में कुर्द रेबल्स के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो वो पूरा रीजन अनस्टेबल या अस्थिर हो जाता है। इसके अलावा कुर्दों की स्वतंत्रता की मांग से कई देशों के बीच तनाव भी बढ़ता है क्योंकि अमेरिका ने इराक वॉर के समय कुर्द लोगों का सपोर्ट किया था, इसीलिए टर्की, सीरिया और ईरान ये सभी अमेरिका को कुर्दिश सपोर्टर होने की वजह से अपना दुश्मन मानते हैं और ऐसे में कुर्दिस्तान की अगर मांग तेज होती है और कुर्दिश विद्रोही ग्रुप इन देशों में विद्रोह को जन्म देते हैं तो इससे पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बिगड़ सकता है जो पूरी दुनिया की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ये तो थे वो 10 कॉन्फ्लिक्ट्स जो अपने आप में इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो किसी भी वक्त एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकते हैं और ग्लोबल पीस के लिए खतरा बन सकते हैं। और इनमें से कुछ मसले तो ऐसे भी हैं जो हम सबको वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर सकते हैं और इस सीरीज के अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ और कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सीरीज के अगले वीडियो को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो फिर से कमेंट सेक्शन में, जैसा कि आपने हर बार किया है, लिखिए वी वांट पार्ट 4 और मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर जल्द से जल्द हाजिर
हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह इस वर्ल्ड के लिए टिक टिक कर रहा है और कभी भी विस्फोटक हो सकता है। क्या है आपके ओपिनियंस, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।